स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मैचली मैजिक एंड मसल्स के एक नए एपिसोड के अंदर। तो आज की इस वीडियो में आप एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैचली सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9 को। लेकिन हाँ दोस्तों, उससे पहले आप में से काफी सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल जाए। तो जैसा कि हम लोग लास्ट वाला एपिसोड में देख लिया था कि इनोसेंट जीरो और वेलबर के बीच, इन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम लोग को ये स्टोरी पता चलती है कि वेलबर और इनोसेंट जीरो असल में एक पुराने दोस्त हैं। और दूसरी तरफ सेल और मैश ये दोनों आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। मैश उसके सारे अटैक से बचते हुए उसके पास जाता है और उसको एक पंच मारता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। सेल के यहाँ पे मुंह से खून निकल रहा होता है और सेल जो होता है वो मैश को देखता है और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को स्टोरी बताई जाती है एडम जॉब्स की। एडम जॉब्स जो कि ओवरवेलमिंग मैजिक एबिलिटी से ब्लेस्ड था और वो उस समय का सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल मैजिक यूजर था जिसको इस दुनिया ने देखा था। और ऐसे पावरफुल मैजिक यूजर सदियों में एक बार दिखाई देते हैं और उनके मैजिक एजुकेशन से लेकर ब्यूरो ऑफ मैजिक के स्टेबलाइजमेंट तक उनका नाम कई सारे मैजिक सोसाइटी तक फैल गया था। लेकिन उसके बाद के जितना भी साल था उन्होंने उसमें से ज्यादातर समय पब्लिक असिस्टेंट के तौर पर उन लोगों के साथ बिताया जो कि मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है। ताकतवर लोग कमजोरों की सेवा करते हैं और उन्होंने बाकी सब कुछ अपने 3 स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दिया, जिनमें वेलबर भी शामिल थे। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर इनोसेंट जीरो और वेलबर आमने सामने होते हैं। फिर इनोसेंट जीरो जो होता है उसने यहाँ पर जो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके कोई चीज बनाई होती है ना, उसमें से वो यहाँ पर एडम्स को ही निकालता है, यानी एडम जॉब्स को, जिसको देखते ही वेलबर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो कहते हैं मास्टर। जिसके बाद इनोसेंट जीरो जो होता है वो यहाँ पर बताता है कि फाइनली मैंने एक ऐसा मैजिक ढूंढ लिया है जो कि जिंदगी को रिस्टोर कर सकता है, लेकिन हाँ ये बॉडी को उसके सिर्फ प्रीवियस फॉर्म में रिस्टोर करता है। मैं इसके साथ माइंड को वापस नहीं ला सकता हूँ, इसलिए आगे का जो काम है मैं वो यहाँ पर नेक्रोस मैंस को देता हूँ। जिसके बाद यहाँ पर वो जो नेक्रोस मैंस होता है वो कहता है कि ये तो मेरी स्पेशलिटी है, तुम यहाँ पर अंतर भी नहीं पहचान पाओगे। वेलवर अपने आप से कहते हैं आखिरकार तुम मेरे को कितना गुस्सा दिलवाओगे। इनोसेंट जीरो बताता है कि हमारे मास्टर और लंबी जिंदगी जिएंगे, लेकिन हाँ ये पहले की तरह लड़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको इनके प्रीवियस लाइफ के फॉर्म में रिस्टोर करूंगा और इनकी जो मैजिक पावर है वो अभी भी टॉप क्लास की रहेगी। मास्टर तुम्हारे ऊपर बहुत गर्व किया करते थे, तो क्या तुम मास्टर को दोबारा देखकर खुश नहीं हो? और वेलबर उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वेलबर अपने मन में सोचते कहते हैं कि ताकत के साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। वेलबर्ग जब यंग थे उस समय एक बात याद करते हैं, जब वेलबर्ग और इनोसेंट जीरो आपस में बात कर रहे होते हैं। वेलबर्ग इनोसेंट जीरो से बोलते हैं ये चीज तो मेरे को बड़ा अजीब लगता है कि जो लोग ताकतवर हैं वो कमजोरों की सेवा क्यों करें और वो कमजोर लोग ट्राई क्यों नहीं करते, और मेरे को ऐसे लोग पसंद नहीं है जो लोग प्रयास नहीं करते, वो प्रयास करना पसंद नहीं करते, वो दूसरे लोगों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। इनोसेंट जीरो से कहता है कि हाँ वेलबर्ग तुम्हारी बात में पॉइंट तो है, आखिरकार दूसरों लोगों की सेवा करने का हमारा उद्देश्य क्या है। पर वेलबर्ग फिर भी नहीं मानते, जिसपे इनोसेंट जीरो काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और वो यहाँ पर वेलबर्ग को चिल्लाते हुए कहता है कि यू इडियट, आखिरकार तुमसे ये किसने कहा कि तुम अपने मास्टर के साथ डिबेट करो। वेलबर्ग उससे बोलते हैं कि क्या तुम मेरे को चुप करवाने की कोशिश कर रहे हो? इनोसेंट जीरो कहता है कि नहीं, मैं तो सिर्फ तुमको चिढ़ा रहा हूँ, अभी तुम काफी ज्यादा यंग हो इसको समझने के लिए, पर एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम ये करोगे क्योंकि तुम ताकतवर हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर इनोसेंट जीरो के ऊपर वेलबर्ग अटैक करने के लिए उसके काफी ज्यादा क्लोज चले गए होते हैं। वेलबर्ग कहते हैं मास्टर एक महान आदमी थे जिन्हें मैं जानता था, लेकिन समय गुजरा, अब मेरे को प्रेजेंट की कीमत करनी होगी और इसीलिए मैं किसी भी प्रकार के दया नहीं दिखाऊंगा और ये प्रूव करूंगा कि अब मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम लोग सेल और मैश को देखते हैं। मैश उसे कहता है कि हाँ तो अब तुम क्या करोगे, और मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली मेरे को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। जिसके बाद सेल उसको बताता है क्या तुम फॉर्बिडन मैजिक ऑफ बॉडी कंस्ट्रक्शन को जानते हो? डार्क मैजिक 6 ब्लड रिलेटिव के दिलों में एक अमर दिल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और फादर ने 6 अलग अलग बच्चे बनाए ताकि वो उनका इस्तेमाल कर सके। आसान शब्दों में मैं बोलूं, तुम मेरे फादर की क्रिएशन हो, उन्होंने तुमको बनाया अपनी परफेक्ट बॉडी के लिए, तुमको तो खुश होना चाहिए, ये एक गर्व की बात है। तुम एक ऐसी चीज का हिस्सा बन गए हो
जो लगभग लगभग भगवान जैसा ही है। मैश उसकी बात सुन के कहता है कि तो मैं एक प्रोटीन की तरह हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम अपनी मसल्स बनाना चाहते हो। सैल बेचारे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि भाई क्या अजीब बातें कर रहा है। मैश कहता है ये काफी भारी है। अब यहाँ पर मैश को तो भाई ढंग से कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो कहता है भाई ये तो बम की तरह है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। और कहता है कि मेरा थोड़ा सोने का टाइम हो गया है, और वहीं पे बिस्तर लगा के सो जाता है। और भाई वो नाक बजाने लग जाता है अपनी। सैल उसकी तरफ देखता है, वो तो भाई कंफ्यूज होता है कि बंदा कर क्या रहा है। उसके पास जाता है और उसका कहता है भाई उठ जा। मैश उठता है और मैश कहता है कि मैंने सोचा था कि ये एक ड्रीम की तरह होगा, लेकिन ये तो सच है। जिसके बाद उससे पूछता है कि वैसे क्या हम लोग सिबलिंग्स हैं। सैल उसको बताता है कि मैं सिर्फ एक क्लोन हूँ, और जब फादर ने अपना ब्लड दिया तो मैं बना, और मेरा अस्तित्व सिर्फ इसीलिए है ताकि फादर अपने गोल को अचीव कर सके। फादर के शरीर का हिस्सा बनना सबसे बड़ा सम्मान है, लेकिन फिर उन्होंने आपकी तरह जगह की बर्बादी को चुना। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा जीवन वैसे भी बेकार था, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए कि इसका कुछ उपयोग तो है, और अब मेरे को तुमको आधा हराना होगा। और तभी उसके चेहरे पर एक और पंच पड़ता है खींचकर, जो कि मैश ने उसको दिया होता है, और बेचारा फिर से काफी दूर जाके गिरता है। मैश को पंच मारने के बाद कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे लाइफ का कोई गहरा मतलब है या नहीं, मैं अभी भी अनस्टॉपेबल हूँ। तो तुम अपना बेस्ट दो। और उसको फिर से चैलेंज करता है फाइट के लिए कि आजा तू भिड़ मेरे से अब। सैल उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि मैं इसकी ऐसी की तैसी करूँ, लेकिन अब इसने मेरा खून निकाल दिया है, तो अब मैं बताता हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने समन मैजिक का इस्तेमाल करता है, और वो गॉड ऑफ आयरन हेफेस्टस को समन करता है। सैल मैश को बताता है कि मैंने अपने वैंड की जो पावर है उसको पूरी तरीके से खोल दिया है इसके असली फॉर्म में। मैश को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैश तो कहता है जिसके बाद सैल उसको बताता है मैजिक को अनगिनत तरीके से ग्रो किया जा सकता है, डिपेंड करता है कि कौन और कैसे उसका इस्तेमाल कर रहा है। जिसके बाद वो मैश के ऊपर डायमंड कटर नाम से एक मैजिक पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर छोड़ देता है, लेकिन मैश उसके इस अटैक से बच जाता है और कहता है कि ये तो काफी ज्यादा क्लोज था। और उसने यहाँ पर जो डायमंड कटर अटैक किया हुआ होता है मैश के स्कूल की बिल्डिंग पे जाके लगता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बिल्डिंग टूट जाती है। मैश कहता है अबे मेरा स्कूल। सैल उसको बताता है कि जो ब्लेड डिस्क है ये काफी ज्यादा शार्प है, ये डायमंड इतनी शार्प है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिनको ये काट ना सके, और अगर ये एक बार तुमसे टच हो गई तो तुमको रबड़ की तरह काट के रख देंगी। तो उसमें जो एक डायमंड कटर अटैक होता है वो मैश को थोड़ा सा टच करके निकल जाता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक कट लग जाता है, और फिर से वो काफी सारे कटर उसके ऊपर फेंकता है डायमंड कटर, बट मैश उसके सारे अटैक से बच जाता है और काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ जाता है। लेकिन जब मैश उसकी तरफ काफी ज्यादा तेजी से जा रहा होता है तो उसमें जो एक डायमंड कटर होता है वो मैश को लग जाता है, लेकिन मैश किसी तरीके से बच गया होता है। मैश उसकी तरफ देखता है ध्यान से, वो कहता है अच्छा तो तुमने इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो मैं ऐसे तो तुम्हारे करीब आ नहीं सकता, ये तो बहुत बुरा है। सैल उससे कहता है ओह तो क्या तुम डर रहे हो, पर चिंता मत करो, मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा। जिसके बाद उसने आसमान में जो ब्लैक डायमंड लगाया हुआ होता है वो यहाँ पर काफी तेजी से मैश के ऊपर छोड़ने लग जाता है। मैश कहता है कि तुम तो पूरे ट्रिक से भरे हुए हो, और यहाँ पर जो तुमने अभी पावरफुल छड़ी मंगवाई है समन स्पेल का इस्तेमाल करके, लगता है कि इसकी खुद की पावर एनहेंस्ड नहीं है। सभी स्टूडेंट जो होते हैं वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये जो हजारों हीरे के टुकड़े हैं ये आसमान से गिरेंगे तो ये काफी ज्यादा दिक्कत देंगे। और वो मैश को कहता है कि तुमने पहले ही गिव अप कर दिया है, और वो मैश के ऊपर डायमंड कटर से अटैक कर देता है। मैश उसके सारे डायमंड अटैक से बच जाता है। उसके बाद मैश उसके ऊपर अटैक ना करके वहाँ से भागने लगता है। सैल को देखते हुए कहता है क्या, पर क्यों, ये मेरे अपोजिट डायरेक्शन में क्यों भाग रहा है, आखिरकार ये करना क्या चाहता है, क्या ये इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर छोड़ के भाग गया। मुझे लगता है कि मैंने उसको काफी ज्यादा पीट दिया था तो उसने गिव अप कर दिया है। और तभी हम लोग देखते हैं कि मैश तो उसके पीछे आ गया होता है, और उसको भी एहसास हो जाता है कि मैश उसके पीछे आ गया है। मैश उसको बताता है कि मैंने स्कूल का एक चक्कर लगा दिया है और तुम्हारे पीछे आ गया। सैल उसकी तरफ देखता है और अपने मन में सोचते हुए कहता है कि भाई ये कितनी ज्यादा तेजी से भागा होगा कि इतनी ज्यादा तेजी से भाग के मेरे पीछे भी आ गया। इसके बाद सैल जो होता है अपने पूरी बॉडी को यहाँ पर डायमंड में कन्वर्ट कर लेता है ताकि मैश उसको ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। वो मैश से कहता है कि मैंने अपने पूरे शरीर को डायमंड जितना पावरफुल बना लिया है, डायमंड जितना मजबूत बना लिया है, तो तुम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, पर मैं तो तुमको काट सकता हूँ ना। और वो मैश के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि मैश जमीन में पड़ा हुआ होता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। सैल हंसते हुए कहता है कि मजा आ गया ही, और अब तुम्हारे दोस्तों की बारी है, मैं तुम्हारे दोस्तों के 2 हिस्से कर दूंगा।
तभी सेल वहाँ पर ध्यान से देखता है तो उसको वहाँ पर क्रीम पफ दिखाई देता है। वो कहता है क्या क्रीम पफ, और तभी वो मैच को देखता है। सेल उसको देखते हुए कहता है पर कैसे, मैंने तुमको मार दिया था। मैच उसके बिल्कुल भी सुनता है और उसके मुंह में क्रीम पफ डालते रहता है, बहुत सारा क्रीम पफ उसके मुंह में डाल देता है उठाकर। जिसके बाद हम लोग को बताया जाता है कि मैच ने असल में किया क्या था। यहाँ पर उसने यहाँ पर हाइपोक्सिया का इस्तेमाल किया था। तो जब हमारे ब्रेन को सफिशिएंट मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है तो जिसके कारण से कंफ्यूजन हो सकती है। डायमंड कटर के टकराने से ठीक पहले मैच को एहसास हुआ कि बचे हुए समय में डायमंड पर मुक्का मारना बहुत मुश्किल होगा और उसने अपना अटैक छोड़ दिया। उसकी बजाय उसने सेल के हीरे वाली जो स्किन थी उसका गला घोटने की कोशिश की। उसने अपने बाइसेप्स की जो पूरी ताकत थी उसका इस्तेमाल किया। मैच ने उसकी जो कैरोटिक धमनी थी उससे ऑक्सीजन को काट दिया, यानी कि अब ऑक्सीजन उसके ब्रेन तक नहीं जा पा रही थी। और इस चीज का इस्तेमाल करके उसने अपने दुश्मन को धोखा दे दिया और उसने ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम समय में किया। और मैच फिर से उसका गला जो है बहुत तेजी से दबा देता है और वो जमीन पे गिर जाता है। मैच उससे कहता है कि मैं इस स्कूल की बहुत ज्यादा केयर करता हूँ और अगर तुम इसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो घुट घुट के मरने के लिए तैयार हो जाइए। इसके बाद अगले सीन में हम लोग वेलबर्ग, इनोसेंट जीरो और एडम जॉब्स और बाकी सभी लोग जो आसमान में ना उन सभी लोगों को देखते हैं। जिसके बाद हम लोग को वेलबर्ग के बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं। तो वेलबर्ग जो कि एक फॉर्मर डिवाइन विजनरी है, जो कि इस दुनिया में एक सिस्टम लेकर आए और अभी भी यहाँ पर रूल कर रहे हैं एक टॉप मैजिक यूजर के तौर पर, और उसकी शक्तियाँ उसको बनाती हैं इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान। और इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इससे अगले वाले एपिसोड में हम लोग फाइट देखेंगे वेलबर्ग और द मैजिक ऑफ डार्कनेस के बीच में। तो असल में यहाँ पर जो बंदा है ये यहाँ पर एडम जॉब को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहा है अपने डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाकी मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।